नाजरीन, इंसाफ टाइम के खास प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में आपका वेलकम है। हमारे साथ इंसाफ टाइम के एडिटर इन चीफ सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे जनसुराज पार्टी, उसके फ्यूचर और उस पे लगने वाले तमाम आरोपों के बारे में। हम सैफुर रहमान साहब से जानेंगे कि क्या है उसकी हकीकत। सैफुर रहमान साहब, इस बार विधानसभा में बिहार में एक नई पार्टी जनसुराज के रूप में उभरी है और आ रही है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? कहाँ तक लड़ाई में है जनसुराज? देखिए, जन स्वराज पार्टी एक नई नवेली पार्टी है। इस बार पहली बार विधानसभा के चुनाव में बाज़ाब्ता वो शामिल होंगे। 3 साल पुरानी पार्टी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जन स्वराज अभियान जब शुरू किया था 2022 में ही प्रशांत किशोर ने चंपारण से, तो उसी वक्त से ये शुरुआत इनकी हो गई थी। भले इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑफिशियली जो इन्होंने पार्टी का ऐलान किया है वो पिछले साल ही किया है। क्या कहते हैं आपको, 2024 में ऐलान किया गया। 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, 10 महीने हुए हैं इनके। लेकिन फिर भी 3 साल, जब चूंकि अभियान शुरू हुआ तब से राजनीतिक एक्टिविटी इनकी शुरू हुई, तो 3 साल की पार्टी मानी जाएंगी। इस 3 साल में अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि आज 3 साल मुकम्मल करने के बाद जब विधानसभा चुनाव चंद हफ्ते बाकी है, वैसे में जन स्वराज पार्टी के बगैर बिहार की राजनीति का तस्करा नहीं हो सकता। बिहार की राजनीति पे कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी आर्टिकल लिखे जाए, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें जनस्वराज का तस्करा बिल्कुल ज़रूरी होगा। उनके बगैर नामुकम्मल होगा कोई भी प्रोग्राम। अभी हमने देखा लगातार सी वोटर जो है वो सर्वे जारी कर रहा है बिहार के लोगों के मूड को लेकर के, कि इस मुख्यमंत्री को लेकर पसंदीदा चेहरा कौन सा है, या दीगर एक्टिविटी दीगर सवालों को लेकर के भी सी वोटर अपना सर्वे जारी कर रहा है, हर महीने कर रहा है। जुलाई के महीने का भी अगर हम देखते हैं और उससे पहले के तमाम जो लगातार जो कई महीने के सर्वे आए हैं, उन सभी में हमने प्रशांत किशोर को पसंदीदा चेहरों में तेजस्वी यादव के बाद पाया है। अगर हम जुलाई का भी सर्वे देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि तेजस्वी यादव को 34% लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए पसंदीदा चेहरा बताया, सबसे ज़्यादा पसंद किया। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे कोई भी सोच सकता था कि अगर तेजस्वी यादव हावी है तो शायद जो दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर है। 19% लोगों ने, बिहार के लोगों ने उनको पसंदीदा चेहरा बताया मुख्यमंत्री अच्छा। के लिए। और 17% लोगों ने सीएम नीतीश कुमार को पसंद किया, यानी कि मौजूदा मुख्यमंत्री जो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 25 साल उनका मुकम्मल होने जा रहा है, 20 साल मुकम्मल होने जा रहा है, यानी मौजूदा मुख्यमंत्री जो लगातार बिहार पे राज कर रहे हैं। और फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया जा रहा है, तो तीसरे नंबर पर चलेगा और प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे है। तो जब किसी पार्टी का जो असल चेहरा है वो आवाम के बीच पसंद किया जा रहा है, इसका मतलब है कि उस पार्टी के लिए जगह बन चुकी है। तो क्या आप मानते हैं कि जनसुराज की वजह से जो है, प्रशांत किशोर की वजह से बिहार विधानसभा के चुनाव में जो है त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी? जी, एक हद तक आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार पिछले चुनाव में भी, उससे पहले भी ये कोशिशें रही है मुख्तलिफ दलों की, छोटी छोटी पार्टियों की, कि लड़ाई को त्रिकोणीय बनाया जाए। एनडीए और महागठबंधन जो है लगातार 2015 का चुनाव, 2020 के चुनाव और लोकसभा में भी 1924 में यहाँ जो मुकाबला रहा है बिहार के अंदर, वो महागठबंधन और एनडीए के बीच में रहा। उसे इंडिया अलायंस भी अब हम कह सकते हैं। लेकिन इस मर्तबा जनसुराज के आने की वजह से जिस तरीके से पूरा नैरेटिव है बिहार का, पॉलिटिकल नैरेटिव, वो त्रिकोणीय हो चुका है। और लड़ाई भी अगर हम देखें तो बहुत हद तक त्रिकोणीय रहेगी, लेकिन पूरे बिहार में। आप ये नहीं कह सकते कि पूरे बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई होगी, लेकिन बहुत बहुत से सीट्स ऐसे होंगे बिहार के एक बड़ी तादाद में जहाँ पर एनडीए इंडिया के साथ साथ तीसरा फैक्टर जनसुराज बनेगा और मजबूत फैक्टर बनेगा। लेकिन बहुत सी सीटें अभी भी ऐसी है जहाँ पर जनसुराज लड़ेगा, जनसुराज की आइडेंटिटी वहाँ मौजूद होगी, उनका कैंडिडेट भी होगा, उनके झंडे भी पहुंचेंगे, लेकिन मुकाबला वो नहीं दे पाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए सीतामढ़ी का बाजपट्टी विधानसभा, वहाँ पर, या औराई विधानसभा मुजफ्फरपुर का ले लीजिए, आज भी वहाँ पर जनसुराज का उस तरह से कैडर नहीं है, उनके पास कोई फेस वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यकीनन उन सीटों पर जनसुराज कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन बहुत से सीट्स ऐसे हैं जहाँ पर यकीनन त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जनसुराज तीसरा अहम फैक्टर होगा इस चुनाव के अंदर। अब तक जनसुराज को क्या सफलताएं मिली हैं और आगे क्या योगदान दे सकती है जनसुराज, क्या लगता है आपको? देखिए, जनसुराज की सफलताओं की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 साल का वक्त इन्होंने गुजारा है। उसमें अगर हम देखने जाए तो उन्होंने सबसे पहले, जब उनका जनसुराज अभियान चल रहा था, तभी उन्होंने चंपारण में आफाक साहब को एमएलसी जी बनाने में, जिताने में वो कामयाब रहे। शिक्षक एमएलसी का जब चुनाव हुआ तो उसमें आफाक साहब जीते, जनसुराज के समर्थन से उनके कैंडिडेट के तौर पे वो जीते, और आज उनके अहम लीडरों में से एक है। उसी तरीके से अगर हम देखें, सिर्फ 3 साल ही हुआ है, लेकिन जब 24 में हमने देखा कि 4 सीटों पे बाईपोल होता है, तो अच्छा वोट लाते हैं वहाँ पर, जनसुराज को अच्छा वोट मिलता है, चारों सीट पर अच्छा वोट मिलता है। अगर आप बेलागंज में देखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोट जो कि इंडिया अलायंस का, महागठबंधन का, आरजेडी का कोर वोट था, उसमें से एक बड़ा वोट बैंक टूट करके जनसुराज की तरफ जाता है।
तो उससे अच्छा अगर हम इमामगंज में देखते हैं तो इमामगंज में करीब 22% वोट लाने में जो वो कामयाब होते हैं। जबकि वहाँ पर 28% आरजेडी को वोट मिलता है, 32% पे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हम के जो कैंडिडेट होते हैं माले जी की फैमिली से उनकी जीत होती है। लेकिन हमने देखा कि 22% वहाँ पर जनस्वाद लाने में कामयाब होता है, सिर्फ 6% का फर्क आरजेडी से उनका रह जाता है। तो ये बताता है कि 3 सालों में ये एक बड़ी कामयाबी है कि एमएलसी सीट आप जीत रहे हैं, आप बाईपोल में अच्छा रिजल्ट आपका आ रहा और है। वो भी शुरुआत के वक्त में उस तरह का रिस्पॉन्स शुरुआत के दिनों में अगर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे देखा जाए तो कुछ नहीं हुए थे पॉलिटिकल पार्टी उनके लॉन्च किए हुए, और उन्होंने ये रिजल्ट दिया है। तो यकीनन ये उनका अचीवमेंट है, उनकी कामयाबी है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने योगदान की बात किया है, अभी के वक्त में अगर मैं जनस्वराज का सबसे बड़ा योगदान मैं मानूँ बिहार की पॉलिटिक्स में, अगर विपक्ष के तौर पे देखा जाए, हाँ। तो ये योगदान रहा है कि अब तक बिहार का जो चुनाव है, चुनावी डिस्कशन है, वो भारतीय जनता पार्टी के पिच पर नहीं आ पाया है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का पिच क्या है? राष्ट्रवाद का पिच है। भारतीय जनता पार्टी का पिच क्या है? हिंदुत्व का पिच है। हिंदुत्व के एजेंडे पे वो लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अभी जबकि हम अगस्त में ये डिस्कशन कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये अक्टूबर और नवंबर का महीना जो चुनाव का महीना होगा, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं हिंदुत्व को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, या जो नफरत की राजनीति भी इस मुल्क के अंदर देखने को मिलती है, धर्म विशेष के खिलाफ, यानी मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ, वो भी अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। अभी डिस्कशन अभी भी बिहार का है तो पलायन के ऊपर है, जॉब्स के ऊपर है और दीगर एस्पेक्ट्स के ऊपर है। इसमें महागठबंधन का भी अपना एक योगदान है, लेकिन इसमें एक बड़ा योगदान जनस्वराज का है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से भाजपा जो अपने पिच पे खेल नहीं पा रहा है। अगर जनस्वराज बीच में नहीं होता, जनस्वराज इस वक्त मौजूद नहीं होती, तो इस वक्त डायरेक्ट जो नैरेटिव की लड़ाई हो रही होती वो एनडीए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में हो रही होती, और इससे बिहार का माहौल जो यकीनन वो कुछ अलग होता। लेकिन जनस्वराज का योगदान है कि अभी एजेंडा सेट जो है इस तरह का प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को अपने पीछ पे आए नहीं था। अभी हमने देखा किस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के बारे में उन्होंने खुलासा किया। उससे पहले भारतीय जनता मंगल पार्टी पांडे के को लेकर। जो स्टेट प्रेसिडेंट है संजय जायसवाल, उनके बारे में जो खुलासा किया, और बाकायदा उस लड़के के उनके फैमिली को ला करके, जिनकी हत्या हुई थी, उनके उनकी माँ फैमिली को ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। ये काम विपक्ष का था। और वो उस दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चंपारण में मौजूद हैं, बिहार आए हुए हैं, पूरी मीडिया के उन पर नजर है, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये खुलासा किया गया और उनकी माँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया, तो एक अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो पूरी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे सिर्फ मोदी मोदी चल रहा होता, प्रधानमंत्री का नाम, उनके उनके रैली के चर्चे चल रहे होते। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उसका काउंटर हुआ और डिस्कशन में ये मौजूद भी आ गया। तो ये एक एजेंडा जो है मैं देख रहा हूँ कि बिहार में बहुत सारे इशूज को लेकर के वो प्रशांत किशोर सेट कर रहे हैं, बीते दिनों सेट कर रहे हैं। तो लिहाजा ये उनका बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। उसके अलावा जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसको भी प्रशांत किशोर ने दोबारा से जिंदा करने का काम किया। जब उन्होंने ये नारा दिया, उन्होंने कहा कि हम जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी देंगे, और साफ कहा कि मुसलमानों की अगर आबादी 18% है, उनको 18% सीट देंगे, उनको हम संगठन में उतनी जगह देंगे। अगर पिछड़ों और दलितों और ट्राइबल्स की आबादी जितनी है, उनको दलितों को हम ट्राइबल्स को हम 21% सीटें देंगे और संगठन में भी जगह देंगे। वो सिर्फ टिकट बंटवारे में नहीं, संगठन में देने की वो बात की। इसने उस नैरेटिव को, सामाजिक न्याय का जो वो नैरेटिव था, उसको जिंदा कर दिया बिहार में। तो यकीनन जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं उस पर भी इसका प्रेशर बनेगा, कांग्रेस का पे भी इसका प्रेशर बनेगा। पॉलिटिकल जो यहाँ पे माहौल था, जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का माहौल बनता जा रहा था, हिंदुत्व पॉलिटिक्स की तरफ बिहार जा रहा था, वो दोबारा से मंडल पॉलिटिक्स की तरफ जो है वापस लौट सकता है। उसमें एक कंट्रीब्यूशन है उनका। अच्छा, एक परसेप्शन प्रशांत किशोर और जनस्वराज पार्टी को लेकर बनता है कि वो भाजपा के एजेंट हैं और कहीं ना कहीं जो महागठबंधन का वोट काटने के लिए उतारे गए हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो ये भाजपा का एजेंट होने का या किसी का एजेंट होने का जो इल्ज़ाम लगता है मुख्तलिफ पार्टियों के ऊपर, मैं इससे कभी भी एग्री नहीं रहा हूँ। इस थ्योरी को मैंने कभी सही नहीं माना है। आप पिछले 75 साल की सियासत को उठाकर देख लीजिए, हमेशा किसी ने, जो नई पार्टियां आई हैं, उसको दूसरी पार्टियों ने, पुरानी पार्टियों ने एजेंट के तौर पर प्रमोट किया। इस लोगों के बीच में चर्चा, उन पे उनका चर्चा पर एजेंट के तौर पे किया, उन पे ठप्पा लगाने की कोशिश किया। मिसाल के तौर पर 90 के दशक में जब समाजवादी पार्टियां उभर रही थी, जनता दल बनी, और फिर उससे टूट के दीगर पार्टियां बनी 90 में। उसके बाद उस पर भी हम देखेंगे कांग्रेस उस वक्त, क्योंकि कांग्रेस ही को कमजोर करके ये पार्टियां खड़ी हो रही थी, और कांग्रेस का ही वोट बैंक खिसक इनकी तरफ आ रहा था। उससे पहले इस मुल्क के अंदर कांग्रेस की ही जो है पूरी पकड़ थी पॉलिटिक्स के ऊपर, सियासत के ऊपर, लगातार वो राज करते हुए आ रहे थे। तो कांग्रेस ने उस वक्त ये कहने की कोशिश किया, लोगों को समझाने की कोशिश किया, खासतौर पर मुसलमानों को और दलित वगैरह को भी, कि ये आरएसएस के इशारे पे
जो ये चीज़ें हो रही है, आरएसएस स्टैब्लिश होगा, हिंदुत्व पॉलिटिक्स स्टैब्लिश होगी, उनके एजेंट्स के तौर पे उनको कहा गया, ये बातें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या ये सही साबित हुआ? यकीनन नहीं साबित हुआ। ये पार्टियां बाद में मजबूत पार्टी बन के उभरी, इन्होंने हुकूमत पूरे तौर पे ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया गया अवामी डिस्कोर्स में कि ये भाजपा और आरएसएस के बैकअप से ये खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसमें आरएसएस और भाजपा का बैकअप था, उससे इनकार नहीं किया सकता। और जेपी आंदोलन को भी था। इस तरीके के जो भी आंदोलन हुए जो कांग्रेस को कमजोर हुई है कांग्रेस, उन तमाम आंदोलनों को जन आरएसएस ने, संघ परिवार ने सपोर्ट किया। वो इसलिए नहीं किया कि जिसको वो जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो उनके एजेंट थे, सिर्फ इसलिए किया कि उस आंदोलन की वजह से कांग्रेस कमजोर होगी, तो चूंकि बीजेपी के पास आरएसएस का बैकअप है, चूंकि आरएसएस एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान के साथ काम कर रही है, तो फ्यूचर में उनको स्टेब्लिश होने का मौका मिलेगा, इसलिए किया गया। जो अरविंद केजरीवाल को भी इसीलिए बैकअप दिया गया, लेकिन उनको बीजेपी का एजेंट हो रहा गया। हम बाद में देखते हैं कि जब वो हुकूमत में आते हैं, और एक वक्त ऐसा भी आता है 24 के लोकसभा चुनाव में कि बाद अब तक कांग्रेस में गठबंधन करती है, वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनते हैं, तो अगर वो एजेंट थे तो उनसे गठबंधन कैसे होगा? एमआईएम पे लगातार ये ठप्पा लगाया जाता रहा कि वो बीजेपी के एजेंट है। कांग्रेस का भी अखिलेश सिंह जो पूर्व अध्यक्ष है बिहार के, उन्होंने ये बात कहा कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेलंगाना में जब कांग्रेस की वापसी होती है तो रेवंत रेड्डी जो उनके सीएम है, वो लगातार असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हैं, फखरुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हैं, साथ में बैठ के इफ्तार करते हैं, और हमें बहुत अच्छा पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है, और बाद जाकर दूसरे को सपोर्ट करते हुए पॉलिटिकली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो नजर आते हैं। हमने देखा कि बहुत सारी पार्टियां ने एमआईएम से गठबंधन किया, जो कि इन पार्टियों का हिस्सा रही है। अब मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा आज एनडीए में, उन्होंने पिछले चुनाव में बिहार में एमआईएम से गठबंधन किया था। टीएमसी पे ये इल्जाम लगता रहा जब टीम ममता बनर्जी खड़ी हो रही थी, स्टैब्लिश हो रही थी, उन पे भी एजेंट का इल्जाम लगा, भाजपा का एजेंट होने का भी, और दीगर लोगों का भी। लेकिन क्या बाद में वो दौर नहीं आया कि इंडिया अलायंस में बाकायदा सीपीआई सीपीएम में लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस और टीएमसी एक साथ बैठ रही है भाजपा के खिलाफ? उसी तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पे एजेंट होने का आरोप नहीं लगता है, लेकिन मुख्तलिफ तरह के इस तरह के सिमिलर आरोप लगाए जाते रहे। लेकिन हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनसे गठबंधन किया केरला में, लोक जनशक्ति पार्टी जो भी एनडीए का हिस्सा है उन्होंने केरला में एसडीपीआई से गठबंधन किया, जेडीएस जो भी एनडीए में उन्होंने कर्नाटक में गठबंधन किया, मायावती की पार्टी बीएसपी ने कर्नाटक में गठबंधन किया, जनता दल यूनाइटेड ने क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में गठबंधन किया, कांग्रेस ने क्या कहते हैं तमिलनाडु में गठबंधन किया था, वो गठबंधन भले टूट गया था, डीएमके और कांग्रेस का एसडीपीआई से गठबंधन हुआ था। तो ये जो अपने आप में ये जो इल्जाम लगता है दूसरी पार्टियों पे, ये सिर्फ इसलिए कि जो नए पार्टियां आती हैं उसको पुरानी जो स्टैब्लिश पार्टियां हैं वो चाहती है कि ठप्पा लगा के बदनाम करके उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। वही चीज़ प्रशांत किशोर के साथ भी हुआ कि बीजेपी का एजेंट बोल दिया गया। देखिए बीजेपी का एजेंट किस बेस पे आप कह सकते हैं, और किस बेस पे आप ये कह सकते हैं कि वो वोट काटेंगे, मुसलमान महागठबंधन का ही वोट काटेंगे, ये किस बेस पे आप कह सकते हैं? अभी हम देखते हैं जनस्वराज के से सबसे ज़्यादा अगर कोई जुड़ रहा है कोई समाज, तो वो सवर्ण समाज जुड़ रहा है। सवर्ण समाज किसका वोट बैंक है? वो एनडीए का वोट बैंक है। उसके अलावा अति पिछड़ा और महादलित जुड़ रहे हैं। अति पिछड़ा महादलित किसके वोट बैंक है? अति पिछड़ा महादलित या तो भाजपा के वोट बैंक है, या लोजपा के वोट बैंक है, या जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक है। ये लोग, इस समाज के लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। आपको यादव समाज के, मुस्लिम समाज के लोग, आपको रविदास समाज के लोग, ये लोग आपको ज्यादा नजर नहीं आए। आखिर मुसलमान जुड़ क्यों नहीं रहे? क्या जयसवाल के साथ नहीं, पहले मैं मतलब जयसवाल साथ ये लोग नहीं जुड़ रहे, ज्यादा जुड़ रहे हैं वो आपको उन कम्युनिटीज के लोग जुड़ रहे हैं जो एनडीए के वोट बैंक है। आपने देखा उदय सिंह को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उदय सिंह की पप्पू सिंह की एक पकड़ है सीमांचल के अंदर और बिहार के अपर कास्ट में, किसका वोट काटेंगे? आपने देखा कि वाईवी गुरु जो है क्या कहते हैं, उनको उनको इन्होंने जोड़ा गोपालगंज से, वो किसका वोट काटेंगे? उसी तरीके से हमने देखा कुछ पिछले दिनों मनीष कश्यप, रिसेंटली अभी एक सिंगर है पांडे जी, वो भी जुड़े हैं। रितेश पांडे अभी जुड़े हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार सिंगर्स में भी, एक्टिविस्टों में भी, पॉलिटिकल लीडर्स में भी, भाजपा को छोड़ के, जदयू को छोड़ के बड़ी तादाद में अपर कास्ट के लोग आकर के ज्वाइन किए हैं जन स्वराज का। वो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अपने अपने इलाके में पकड़ है, वो अपर कास्ट के वोट को डिस्टर्ब करेंगे। और अभी बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे आया जिसमें ये बताया गया कि 10% अपर कास्ट जनस्वराज को वोट करने जा रहा है। ये बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ये बात आई है, यानी कि एनडीए को वोट नहीं कर रहा है 10% से ज्यादा। तो ये अगर उधर आ रहा है तो ये एनडीए को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मेरा ये मानना है यकीनन महागठबंधन को भी नुकसान होगा। अब जहां जाओ उन्होंने कहा कि हम 40 मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, क्योंकि मुसलमानों की आबादी के एतबार से 45 वोट चाहिए उनको, 17% सीटें उनको चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हम आबादी के एतबार से उनको टिकट देंगे। अब जब वो आबादी के एतबार से सीटें देंगे, बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम कैंडिडेट मजबूत भी होंगे, तो वहाँ मुसलमान उनको वोट करेगा। लेकिन करेगा कि मुसलमानों में एक फीलिंग अब आने लगी है कि हमें सबने धोखा दिया। हमने पिछले चुनाव में देखा कि आफ्ताब आलम और से उतरते वहाँ पे यादव समाज के लोग हिंदुत्व नैरेटिव का प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं और उनको वोट नहीं करते हैं आफ्ताब साहब को, जबकि लगातार वहाँ पर महागठबंधन के यादव कैंडिडेट हो, चाहे वो अर्जुन राय हो, उससे पहले अखिलेश सिंह के वालिद हो, वो खुद हो, सुरेंद्र राय हो, सबको मुसलमानों ने वोट किया। लेकिन आफ्ताब साहब को यादव समाज वोट नहीं करता, बड़ी तादाद में कुछ हद तक करता है, लेकिन बड़ा वोट बैंक वो नहीं करता है।
मशहूर उस्मानी को आपने जाने में देख लिया, उसमें भी हिंदुत्व प्रोपेगेंडा, भाजपा के प्रोपेगेंडा के का शिकार हुए यादव, उन्होंने वोट नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारी सीटें जहाँ पे यादव समाज ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं किया, वहाँ पे वो एनडीए की तरफ चले गए। जबकि जब यादव कैंडिडेट होता है तो मुसलमान मजबूती से खड़ा होता है, बल्कि महागठबंधन के शायद दूसरे जात के कैंडिडेट हो तो 2-4 हज़ार मुसलमान कट जाते हैं, यादव होता है तो मुसलमान पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता है। लेकिन यादव ने धोखा दिया। तो ये एक फीलिंग मुसलमानों में पैदा हुई है और हो रही है। तो इसकी वजह से जहाँ जहाँ जनसात के मजबूत कैंडिडेट होंगे वहाँ मुसलमानों को सपोर्ट करेगा, तो कुछ हद तक करेगा, तो मुसलमानों का भी वोट कुछ हद तक जाएगा उनकी तरफ। कुछ ना कुछ बैकअप। उसी तरह से यादव को जहाँ वो देंगे तो यादव का के हजरात का ये नेचर है कि जहाँ उनका अपना कैंडिडेट अपने जात से आता हो वो किसी पार्टी से वोट कर देते हैं, तो कुछ वोट यादव भी करेंगे जनसात को, जहाँ पर जनसात से यादव कैंडिडेट होगा। लेकिन मेजोरिटी वोट जो है वो एनडीए का तोड़ेंगे, ज्यादा नुकसान जो है वो एनडीए को पहुंचेगा इससे। तो फिर किस बेस पे आप उनको भाजपा का एजेंट कह रहे हैं, जब वो खुला दिख रहा है कि वो अति पिछड़ा दलित और प्रकाश के बीच सेंध लगा रहे हैं। अच्छा सफर रहमान साहब, राजनीति में अलग अलग पार्टियों से जो है अलग अलग पार्टियों को जो है फायदा नुकसान पहुंचता है, तो जनसुराज से जो आप किस तरह से देख रहे हैं कि जनसुराज से किसका फायदा है, किसका नुकसान होने वाला ये है? हमने अभी उसी बात का जिक्र किया कि यकीन होता है हर पार्टी किसी न किसी सीट पे किसी को फायदा किसी को नुकसान होता है, ठीक है। इसे बड़ी पार्टियों से भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बड़ी पार्टियों में भी एक दूसरे से फायदा नुकसान होता है, कैंडिडेट जिस तरह का वो देते हैं, किस विधानसभा में क्या समीकरण बनता है, ये चीज़ें होती है। जनसुराज से जैसे हमने बताया कि अभी जो उनके साथ लार्जर सतह पे जो उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं वो अपर कास्ट महादलित यदि पीछे जुड़ रहे हैं, और कुछ मुसलमान भी जुड़ रहे हैं, दीगर समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं, उनको सबको प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। तो यकीनन जो ज्यादा नुकसान मुझे दिख रहा है वो एनडीए को ही होने जा रहा है। महागठबंधन को भी कुछ हद तक उनसे नुकसान होगा, लेकिन कोई किसी को नुकसान पहुंचाने को राजनीति कोई भी नहीं करता है, कोई भी। हर किसी के अपने मफादात होते हैं, शॉर्ट टर्म मफाद भी होता है, लॉन्ग टर्म मफाद भी होता है। शॉर्ट टर्म मफाद में डील्स भी होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ डील्स नहीं होते। मुमकिन कि ये चुनाव में जनसुराज का भाजपा से डील हो जाए, मुमकिन है जनसुराज का किसी चुनाव में कांग्रेस से डील हो जाए, होता है। यूपी के चुनाव में मुझे अच्छे से मुझे याद है 16 के विधानसभा में एक साहब ने, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी जबान से बताया कि 16 के विधानसभा में हमने भाजपा से पैसा लिया था, हमने और एक और पार्टी का उन्होंने नाम बोला, हम 2 पार्टियों ने भाजपा से पैसा लिया था, और 22 के चुनाव में फला पार्टी ने लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, वक्ती डील भी होता है, लॉन्ग टर्म मफाद भी होते हैं, लेकिन कोई किसी को हराने को नहीं लाता, हर कोई अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए रहता है। अच्छा, मुसलमानों का एक हिस्सा देखते हैं कि जनसुराज से नाराज नजर आता है, आखिर क्यों? देखिए मुसलमानों का जो एक नेचर बन गया है ना इस मुल्क के अंदर, वो भाजपा को हराने का नेचर बन गया है। मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि मुसलमान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गोदी मीडिया और क्या कहते हैं अंधभक्त अंधभक्त लिखते हैं उन लोगों को, जो कि भाजपा के सपोर्टर्स हैं, एनडीए के सपोर्टर्स, उनको अंधभक्त और मिसालें भी देते हैं कि चाहे चड्डी फट जाए लेकिन हम भाजपा को वोट करेंगे, चाहे ये हो जाए हम भाजपा को वोट करेंगे, चाहे वो हो जाए भाजपा को वोट करेंगे। इसको बदल के थोड़ा आप देखिए मुसलमानों का नेचर। मुसलमान क्या करते हैं, आप शिक्षा के अंदर आपकी नुमाइंदगी खत्म हो गई, पॉलिटिक्स में आपकी नुमाइंदगी खत्म हो गई, जुडिशरी में आप कहीं पर मौजूद नहीं है। हाल ये हो गया कि आप सिक्योरिटी के लिए तड़प रहे हैं, आपके अच्छे अच्छे घरानों के लोग जो है वो जब ट्रेन में फर्स्ट एसी से भी सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ पर चिकन ले जाने से वो डर रहे होते हैं कि चिकन को बीफ बता कर उनका मर्डर न कर दिया जाए। ये अब रात के वक्त जो अच्छे अच्छे घर के लोग जब निकलते हैं, रात से 10-11 बज जाता है तो घर के लोग परेशान होते रहते हैं, सिक्योरिटी को लेकर इतना आप चैलेंज फील कर रहे हैं आप। ऐसे वक्त में भी आज भी आपने 75 साल से भी, और आज भी आप किस बेस पे वोट करते रहे और कर रहे हैं, सिर्फ भाजपा को हराने के लिए। तो आपका भी तो यार, चाहे चड्डी फट जाए हम भाजपा को हराएंगे, चाहे जान चली जाए हम भाजपा को हराएंगे, चाहे इज्जत लुट जाए हम भाजपा को हराएंगे, हमारा हर कुछ बर्बाद हो जाए हम भाजपा को हरा देंगे। आप कब जो है ये सोच के वोट करते हैं कि 40 साल के बाद हम एजुकेशन में यहाँ पे होंगे? आप कब ये सोच करके पॉलिटिक्स करते हैं कि हम 40 साल आखिर एक मिनट, आप 40 साल के बाद जुडिशरी में यहाँ होंगे? आप कब ये सोच कर पॉलिटिक्स करते हैं कि आप पॉलिटिक्स में 40 साल के बाद यहाँ पे होंगे? बिहार की राजनीति में आप देख लीजिए, आपकी आबादी 17% है, आपके एमएलए की तादाद क्या 19 एमएलए हैं आपके, 45 नहीं तो 30 तो होने चाहिए कम से कम, लेकिन नहीं है। तो मुसलमान भी उसी बेस पे वोट करता है, लिहाजा मुसलमानों को क्या लगता है, उन्होंने ठेका ले रखा है। अब कोई दूसरी पार्टी भी आ रही है, कोई भी, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से कोई लीडर उठ करके पार्टी बना रहा हो, कोई दूसरी कम्युनिटी से कोई पार्टी बना के सामने आ रहा हो, भाजपा का बन के गाली देना शुरू कर देते हैं। हर इलेक्शन की अपनी डिमांड्स होते हैं, हर तरह के चैलेंजेस होते हैं, शॉर्ट टर्म चैलेंजेस, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस। लेकिन आप ये ठेका क्यों ले लेते हैं कि आप सबसे दुश्मनी मोल लेने लगे? आपका जो है जनसुराज से दुश्मनी मोल लेने लगे। आपको लगता है कि अगर हम जनसुराज को वोट करेंगे तो भाजपा जीत जाएगी, और आप भाजपा को देश का दुश्मन मानते हैं, देश के लिए नुकसानदेह मानते हैं, आप मानते हैं, तो यकीनन आपको कोशिश करनी चाहिए कि भाजपा हार जाए। अगर मैं भी किसी को दुश्मन मानता हूँ देश का, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए वो हार जाए। लेकिन सवाल ये है कि आप जनसुराज से दुश्मनी क्यों लेंगे? आप वोट नहीं कीजिए, लेकिन आप गाली क्यों दे रहे हैं बैठ करके? कल को अगर वो मजबूत हो गए, आप उससे दुश्मनियां बोल लेकर रखे हो, तो वो भी आपको नुमाइंदगी नहीं देगा। जैसे आपने मुसलमानों की बात की, प्रशांत किशोर भी मुसलमानों को लेकर नाराज होते हैं, तो क्या नाराजगी है क्या कहेंगे उनकी नाराजगी पे?
देखिए प्रशांत आखिर किशोर वो नाराज क्यों नजर आते हैं? प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आता है कि मुसलमान उनके साथ नहीं जुड़ रहा है, हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं, मुसलमान नहीं जुड़ रहा है। जबकि मुसलमानों को हम प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, हर जगह लीडरशिप देने की बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। हम गांधीवाद की बात कर रहे हैं, नहीं आ रही, उनको शिकायत है। उन्होंने मुस्लिम सहाफ़ियों के साथ इसको लेकर के डिस्कशन किया है, मीटिंग भी किया है। लेकिन सवाल ये है कि ये नाराजगी आप किस कौम से कर, जो कौम 75 साल से हमेशा धोखा खाती रही, किसको मुसलमानों ने स्टैब्लिश नहीं किया। मुसलमानों ने देखा कि इस मुल्क का पिछड़े अगर जो हर तौर पे क्या कहते हैं दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, तो उनकी लीडरशिप उभरी, मुसलमानों ने उनका साथ दिया ताकि उनकी वो मजबूत हो। मुसलमानों ने देखा कि दलित और आदिवासी यहाँ पे पिछड़े हुए हैं, कमज़ोर हैं, उनकी नुमाइंदगी कहीं पर नहीं है, उनके आज भी वो ज़िंदगी शूद्रों जैसी गुजार रहे हैं, उन पर आज भी शूद्र की नज़रों को देखा जा रहा है। उनकी लीडरशिप उभरी, कांशीराम उभरे, दीगर लोगों को उन्होंने साथ दिया। आदिवासियों के लिए के बीच में जेएमएम उभरी, मुसलमानों ने उनका साथ दिया। अभी हमने देखा कि जिस वक्त मुसलमान पूरी मजबूती से एक तरफा इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा था, उस वक्त नगीना के अंदर जब चंद्रशेखर आजाद खड़े होते हैं, मुसलमान देखता है कि दलितों की आवाज़ मजबूत आवाज़ है, मुसलमान उनको सपोर्ट करके उनको जिताता है। मुसलमानों ने सबको साथ दिया, सबको स्टेब्लिश किया। लेकिन 75 सालों से हर पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया है। अब देश के लिए कोई अच्छा है कौन बुरा है वो एक अलग डिस्कशन है, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया नहीं किया। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की बात किया जाए तो उन तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को धोखा दिया, मुसलमानों ने धोखा खाया, ये दर्द खाया। अब वो किसी पे अगर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इस बात को देख रहे हैं कि मुसलमान जो धोखा खाता हुआ आया है, लिहाजा वो कैसे हमसे 2 दिन में ट्रस्ट कर ले। आपने 2 दिन में नारा दिया कि हम 18% देंगे और मुसलमान आप पे ट्रस्ट कर ले। आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया, तो कौन कौन गारंटी देता है कि आप धोखा नहीं देंगे। आप ये कहते हैं कि हम पे भी ट्रस्ट मत करो, अपनी लीडरशिप बिल्ड करो। तो अपनी लीडरशिप कैसे बिल्ड करेंगे? जनस्वराज को मजबूत करके। अगर जनस्वराज में मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स को स्टैब्लिश किया जाए, उन लीडर्स को मुसलमान मजबूत करे तो हो सकता है। सिर्फ प्रशांत किशोर को अगर आप मजबूत करें तो फिर वो तो वही बात हुई ना जो जिसको आप गिनाते हैं कि मुसलमान ने लालू लालू का झोला ढोया, मुसलमान ने फलाना का झोला ढोया, जो आप कहते हैं इशारों इशारों में या खुल के भी मुख्तलिफ तरह से आप बात रखते हैं, वही बात फिर आप भी कहना चाह रहे हैं, मुसलमान अब आपका झोला ढोए। प्रशांत किशोर ये भी तो कहते हुए नजर मुसलमान आते हैं मुसलमान कि यकीनन ट्रस्ट कर सकता है अगर आप ईमानदार साबित हुए। इस चुनाव में मुसलमान सब आप पर ट्रस्ट करने नहीं जा रहा, क्योंकि वो बहुत धोखा खा चुका है। अगर आने वाले 10 साल में, 5 साल में, 10 साल छोड़ दिया, अगर आने वाले चुनाव में, 5 साल के आने वाले टाइम में अगर प्रशांत किशोर सच्चे साबित होते हैं, तो यकीनन मुसलमानों ने जैसे सबका साथ दिया है वो प्रशांत किशोर का भी साथ देंगे। लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा और उसके लिए प्रशांत किशोर को अपने आप को ईमानदार साबित करना पड़ेगा, तभी मुसलमानों का सपोर्ट उनको मिल पाएगा। अच्छा, मुसलमानों का दिल जीतने के लिए जो है प्रशांत किशोर को क्या करना चाहिए जिससे मुसलमान एक आ सके जनसुराज में? देखिए 2 चीज़ें, पहली बात तो ये कि मुसलमान इस मुल्क में हमेशा से आरएसएस और संघ परिवार की विचारधारा के खिलाफ खड़ा रहा है, हिंदुत्ववाद की विचारधारा के खिलाफ खड़ा रहा है। प्रशांत किशोर अगर ये चाहते हैं कि मुसलमान उनके साथ, मुझे नहीं पता और कम्युनिटी के लिए उनको क्या पॉलिसी अपनानी है, लेकिन मुसलमानों का साथ अगर वो चाहते हैं तो उनको आरएसएस और संघ परिवार के विचारधारा के खिलाफ मजबूत स्टैंड अपनाए रहना हो। लेकिन वो संघ परिवार के खिलाफ बोलते हैं, वो आरएसएस विचारधारा के खिलाफ बोलते भी, लेकिन मजबूत स्टैंड अपनाए रहना होगा। खासकर सिर्फ सिर्फ ये नहीं कि आरएसएस को बुरा आप कह दें, आरएसएस की जो पॉलिसीज है उसके दायरे के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है या स्टेट्स काम कर रही है, गवर्नमेंट्स काम कर रही है, उस पर आपको मजबूत स्टैंड लेना हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, इस तरह की तमाम कम्युनिटीज़ के लिए मुकम्मल विजन डॉक्यूमेंट लाना होगा, उनके मुकम्मल एम्पावरमेंट का। जब तमाम लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया, उनके एजुकेशनली एम्पावरमेंट पे ध्यान नहीं दिया, इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट पे ध्यान नहीं दिया, उनके रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो आप कह रहे हैं कि नहीं आप उससे हट के अगर आए हैं, आप उनकी तरह धोखेबाज नहीं है, तो आपको एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, उसको मुसलमानों तक पहुंचाना पड़ेगा, मुसलमानों के मुकम्मल एम्पावरमेंट का। मुकम्मल तीसरी बात, मुसलमानों के शॉर्ट टर्म चैलेंजेस पर भी आपको जबान खोलनी होगी, क्योंकि मुसलमान इस मुल्क के अंदर एक जेनोसाइडल माहौल को फेस कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन जेनोसाइडल माहौल को जो फेस कर रहा है, ऐसे वक्त में शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है, खासकर सिक्योरिटी के मसाइल है, उसमें भी आपको अपना स्टैंड क्लियर रखना होगा, जबान खोलनी होगी। किसी के गर्दन पर तलवार लगी है, उसको आप आईएएस ऑफिसर बनाने की बात करेंगे तो सिर्फ उससे बात नहीं चलेगा। पहले उनके सर से, उनके गर्दन से तलवार हटा दीजिए, फिर उनको आईएएस बनाने की बात कीजिए, तब वो आपके साथ खड़ा हो। तो ये उनको जबान खोलनी पड़ेगी। अच्छा, आखिरी सवाल, राजनीति में जो है विचारधारा बहुत महत्व रखता है, तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो है उनका विचारधारा क्या है, वो कैसे विचारधारा के हैं? देखिए अब तक जो प्रशांत किशोर ने जब अपने आप को जाहिर किया है, वो जो बात करते हैं वो गांधी की बात करते हैं, वो अम्बेडकर की बात करते हैं। हमने देखा कि उनके लोगों में पहले गांधी थे, अब अम्बेडकर भी आ गए। वो ये कहते हैं कि हम जेपी लोहिया के का जो मिशन है उसको लेकर हम जा रहे हैं। वो कहते हैं कि असली जनता दल यूनाइटेड हम ही हैं, और जदयू के लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, जदयू का मिशन असल हम लेके चल रहे हैं, नीतीश कुमार जी अब उस लायक नहीं बचे हैं। तो जदयू की अगर बात करते हैं कि असली जदयू हम हैं, तो उसका मतलब साफ है कि आप अपने आप को समाजवादी दिखा रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं हम गांधी के
कि पॉलिटिक्स पे जा रहे हैं। पुरानी कांग्रेस की जो पुराना जो कांग्रेस था, जैसे उनके प्रवक्ता से हमने तजारी चंपाने ने सवाल किया कि आपके यहाँ मनीष कश्यप आए, उस पर हमने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस में हर विचारधारा के लोग रहते थे, उसी जनसुराज में हर विचारधारा के लोग हैं। तो अगर तो इससे जाहिर हो रहा है कि वो गांधी और अम्बेडकर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो समाजवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो खासकर जो गांधी की वो पॉलिटिक्स थी जिसमें इस्लामिस्टों को भी स्पेस था, उसमें क्या कहते हैं ब्राह्मणवादियों को भी स्पेस था, उसमें अम्बेडकर्स को भी स्पेस था, सोशलिस्टों को भी स्पेस था। उस तरह का जो है का एक मैकेनिज्म जो है, उस तरह एक पार्टी जो है प्रशांत किशोर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि बेसिकली जो उनकी आइडियोलॉजी दिख रही है वो गांधीवाद दिख रही है। बाकी चीज़ें जो है वो अम्बेडकरवाद हो या समाजवाद का वो जो मिक्सअप कर रहे हैं वो सेकेंडरी चीज़ है। क्योंकि अब तो इस ज़माने में जब कोई भी सेकुलरिज्म की बात करेगा तो वो समाजवाद की बात भी करेगा, वो अम्बेडकरवाद की भी बात करेगा। लेकिन बेसिक जो कोर आइडियोलॉजी प्रशांत किशोर अब तक अपना जाहिर किए है वो गांधीवाद है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि पॉलिसी की सतह पे क्या गांधीवाद नजर आता है या कुछ और नजर आता है। आपने देखा कि जनसुराज से जुड़े तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। जनसुराज पे लगने वाले आरोपों के बारे में, जनसुराज का फ्यूचर क्या है, जनसुराज का आगे का रोड मैप क्या है, तमाम सवालों का सफर रहमान साहब ने जवाब दिया है। आगे और भी इंटरव्यू इस तरह के करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।